सबसे पहले हेडिंग डाल दो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले समझेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना। देखो भाई, सिंपल क्यूबिक के यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी सेल होती है, किस प्रकार की होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के अंदर जो भी अवयवी कण होते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी परमाणु, कोई भी अणु या कोई भी आयन जो होते हैं, वो एक क्यूब के अंदर कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर। कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स के ऊपर। देख सकते हो अभी सिंपल क्यूबिक के अंदर ये वाले जो कॉर्नर है, यहां पे क्या उपस्थित हैं, अवयवी कण प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो लिखो सबसे पहले इसमें सिंपल क्यूबिक के अंदर लिखो, इन सच टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, in such types of unit cell, latest point lies at latest point lies at हाँ latest point lies at each corner of the cube, each corner of the cube of the cube। लिख लिया यहाँ पे। अब देखो सिंपल क्यूबिक के अंदर आपको ये चीज लिखवाई गई है कि जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं एक क्यूब के अंदर कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, 8 होती है, यानी कि 8 कॉर्नर्स जो होते हैं इनके ऊपर जो अवयवी कण हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। किसके अंदर, सिंपल क्यूबिक के अंदर, ठीक है। अगर अपने इस एक क्यूब की, अपने इस कमरे की अगर बात करें तो ये किस प्रकार का यहाँ पे यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक है। कैसा है यहाँ पे, एक सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो अवयवी कण है कहाँ कहाँ पर है, केवल ओनली कॉर्नर्स के ऊपर है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो सेल होती है उसको अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये वाला ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसकी मैं कोई एक फेस यहां से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो इस एक क्यूब की मैंने ये नीचे वाली जो एक फेस है इसको मैंने क्या निकाला, बाहर निकाला है, ठीक है। इसके अंदर जो ये अवयवी जो कण हैं क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सटे हुए होते हैं, कोई भी गैप इनके बीच में नहीं होता है, करेक्ट। अब देखो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, ये r डिस्टेंस है, यहां से लेके और यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या है, r है, और यहां से लेके और यहां तक का जो एज है उसको अपने a मानेंगे। यहां से इस कण और इस कण के बीच का ये डिस्टेंस अपने क्या मानेंगे, इसको a मानेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच की जो एज लेंथ है वो क्या होती है, a।
इस कण और इस कण के बीच की जो ये एज लेंथ होती है उसको अपने क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक का ये जो डिस्टेंस है उसको अपने क्या मान रहे हैं, आर। उतनी ही यहां पे है क्या, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या मैं ए निकाल सकता हूं क्या, ए निकाल सकता हूं मैं, बताओ भाई कैसे निकालेंगे ए। ए जो एज लेंथ है मतलब कि इस अवयवी कण से इस अवयवी कण के बीच का आर और प्लस क्या हो जाएगा, तो ए इजकल टू क्या होता है, 2r होता है। यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है भाई। ए क्या होता है यहाँ पे, एज लेंथ, आर यहाँ पे क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया होगा सिंपल क्यूबिक के अंदर कि सिंपल क्यूबिक की एक यूनिट सेल आपको दी गई है, उसके अंदर एज लेंथ इतनी है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करो, रेडियस, या आपको रेडियस दे दी जाएगी तो आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, एज लेंथ। कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर फटाफट। हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक सबने। देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अपने को एज लेंथ पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस पूछ सकता है, निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर फेस डायगोनल पूछ ले या फिर बॉडी डायगोनल पूछ ले, ठीक है, काय विकिरण पूछ ले आपसे या फिर फलक विकिरण पूछ ले, तो किस प्रकार से आप इसको निकालोगे। देखो, सबसे पहले अपने क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, फेस डायगोनल। अच्छा, फेस डायगोनल आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ने वाली रेखा ये होती है क्या, इसको अपने क्या बोल रहे हैं, फेस डायगोनल। करेक्ट। अच्छा, फेस डायगोनल ये हो जाएगी क्या। अब अपने को निकालनी कौन सी है, ये वाली फेस डायगोनल निकालनी है। बताओ कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे क्या, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब स्क्वायर, ऐसे निकालते थे क्या। यानी कि हमारे पास में अगर कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ से अपने आधार प्लस में लंब, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ पे अपने को ये वाला विकिरण निकालना है क्या, ये वाली जो आधार है वो कितना माना आपने, ए माना, और यहाँ पे ये जो लंब है यानी कि इसकी जो हाइट है वो भी अपने क्या मानी है। अगर आप ये निकाल सकते हो, आपको ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो क्या ये निकाल सकते हो। बताओ भाई, यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना है, आधार हमारे पास में कितना है, ए का स्क्वायर, लंब कितना, ए का स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास में जो कर्ण है वो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, रूट 2a का स्क्वायर। ठीक है ना, ये रूट के अंदर है पूरा, तो यहां से क्या आ जाएगा, रूट 2a, ए बाहर है यहाँ पे रूट के। ठीक है, तो यानी कि यहां से जो फेस डायगोनल है हमारे पास में क्या निकल के आता है, रूट 2a आता है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहां से अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या निकालना हो, फलक विकिरण निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। आपके पास में आर रेडियस वो खुद देगा क्वेश्चन के अंदर, तो यहां से ए निकाल सकते हो, ए का जितना भी मान आएगा वो यहां पे पुट कर सकते हो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, फेस डायगोनल यानी कि फलक विकिरण निकल जाएगा। लिखो फटाफट, यहां तक सिंपल है।
हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक? अब एक बात बताओ, √2a ये आ गया हमारे पास में फेस डायगोनल, हमारे पास में a का मान गिवन है क्या? तो यहाँ से जो फेस डायगोनल है √2a आया है, और a इजकल टू क्या होता है? 2r होता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 2r। क्या लिख सकते हैं इसको? ये लिख सकते हैं क्या? फेस डायगोनल हमारे पास में क्या आ गया? 2√2r आ गया। इसको नोट कर लो भाई, करेक्ट रिलेशन बना सकते हैं अपने यहाँ पे। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। अब सिंपल क्यूबिक के अंदर हमने ए का मान निकालना सीख लिया है, फेस डायगोनल का मान निकालना सीख लिया है। अब अपने को यहाँ से निकालना है बॉडी डायगोनल का। ठीक है, देखो भाई, अब अपने यहाँ से निकाल रहे हैं बॉडी डायगोनल। अच्छा ये बताओ कि बॉडी डायगोनल यहाँ पे यहाँ से लेके ये वाला कॉर्नर होगा क्या? करेक्ट। और यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को आपने क्या बोला था? फेस डायगोनल बोला था। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? बॉडी डायगोनल हो जाएगा। BDS यहाँ पे रिस्पेक्ट करिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फेस डायगोनल हमारे पास में कितना आया था? √2a आया था, करेक्ट। और यहां से लेके और यहां तक का ये जो एज लेंथ होती है उसको हमने क्या माना था? तो क्या आपने ये निकाल सकते हैं क्या? ये निकाला जा सकता है? कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपने। तो यहां पे करंट क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस में लंबा का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास में? आधार हमारे पास में √2a प्लस में लंब हमारे पास में a का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √2a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, टोटल हमारे पास में कितना हो गया? √3a का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? √3a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने रूट से जब अलग करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? √3a आ जाएगा। यानी कि बॉडी डायगोनल यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा? √3a आ जाएगा, करेक्ट। इसको नोट करो फटाफट। यहाँ पे अपने पास में a का मान गिवन है, a इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो यहाँ से बॉडी डायगोनल के अंदर ये मान पुट कर सकते हैं अपने। √3 a का मान अपने पास में क्या है? 2r। तो क्या बन जाएगा? 2×3r। तो बॉडी डायगोनल यहाँ से क्या बन जाएगा? 2√3r।
देखो भाई यहाँ पे ये हमने एक क्यूब बनाया, करेक्ट। यहाँ पे इस क्यूब के अंदर ये वाला कण और ये वाला कण, अगर इन दोनों के बीच की अपने डिस्टेंस अगर मेजर करना चाहें, ये डिस्टेंस अपने को क्या करनी है, यहाँ से मेजर करनी है। बताओ भाई किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस अपने r माना था क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपने क्या माना था? r माना था। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है तो क्या बन जाएगा? r प्लस में r, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2r। तो d का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2r। अगर अपने रिलेशन देखना चाहें किस किस के बीच में, एज लेंथ के बीच में, रेडियस के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस के बीच में, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि रिलेशन बिटवीन ए आर डी क्या निकल के आया था? ए का मान हमारे पास में क्या आया था? 2r आया था, ठीक है। और 2r ही क्या होता है? तो ये लिखा जा सकता है क्या? ये एक रिलेशन बन गया क्या? बस ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, करेक्ट। यहाँ से ए अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ से आर आपको गिवन होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो ए का मान, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो इन दोनों में से आपको कोई एक डाटा दिया गया होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ये एक रिलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए यहाँ पे ए आर डी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ए इजकल टू 2r और डी, करेक्ट। इसको लिख लो। हाँ जी, लिख लिया यहाँ पे सबने? सेकंड हेडिंग डालो, लिख लिया यहाँ पे। सेकंड हेडिंग डालो बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बच्चों, बॉडी सेंटर्ड का देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे अवयवी जो कण जो कि क्यूब के हर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं, और इसके अलावा बॉडी के सेंटर के अंदर भी एक जो अवयवी कण है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया यहाँ पे? तो बॉडी सेंटर अपने किसको बोलेंगे? कि ऐसा क्यूब जिसमें जो अवयवी कण है वो कॉर्नर्स के अलावा कहां पर भी उपस्थित हो सकता है? बॉडी के सेंटर के अंदर भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है उसको अपने क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, ये कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स के ऊपर तो यहाँ पे अभी भी कण प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे इस बॉडी के सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट होगा। इस प्रकार की यूनिट सेल क्या कहलाते हैं? यहाँ पे बॉडी सेंटर। लिखो इसके अंदर, in such types of unit cell, in such types of unit cell, lattice point lies on lattice point lies on
each corner as well as each corner as well as at the body center, as well as at the बॉडी सेंटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट पॉइंट होगा, जिनको अपने एटम बोल रहे हैं या अवयवी कण बोल रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स, और इसके साथ साथ में कहाँ पर भी बॉडी के सेंटर के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार की जो शेल है वो क्या कहलाती है यहाँ पे, पीसीसी। ये वाला बना लो। यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट रिलेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, ए आर डी किस प्रकार से निकाला जाता है, बस आपको यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे ध्यान में रखना है। अपने को क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है ना, देखो रिलेशन यहाँ पे क्या होता है इसका, √3a = 4r = 2d। इसको नोट करो भाई। ठीक है, बीसीसी के लिए जो रिलेशन है वो क्या होता है, √3a = 4r = क्या होता है, 2d। और सिंपल क्यूबिक के लिए हमने क्या पढ़ा है, a = 2r और d। करेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो यहाँ पे एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझो भाई, देखो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यूब जिसमें परमाणु यानी कि कोई भी जो अवयवी कण है कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही, इसके अलावा हर फेस के सेंटर पर भी अवयवी कण क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया। देखो भी यहां पे ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अपने को किस प्रकार की सेल बनानी है, एफसीसी सेल बनानी है। तो यहां पे जो भी अवयवी कण है वो कहां कहां पर प्रेजेंट होंगे, हर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं, और हर फेस के सेंटर पर भी। फेस कितनी होती है, 6 फेसेस होती है। तो यहाँ पे हर फेस के सेंटर पर भी यहाँ पे एक अवयवी जो कण है वो प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे बनाओ यहाँ तक जल्दी से लिखो, इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लो। लिखो, इन सच टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, in such types of unit cell, lattice point lies as each corner, डेफिनेशन इक्वल सी चल रही है यहाँ पे, lattice point lies as each corner as well as each corner as well as at the center of
ईच फेस इन ए क्यूब, ईच फेस ऑफ ईच फेस इन ए क्यूब। लिख लिया यहां पे। रिलेशन देखो यहां पे, ये लिख लो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए आर डी के बीच में क्या होता है, √2a इजकल टू 4r इजकल टू 2d फेस डायगोनल के लिए। हाँ जी, लिख लिया यहाँ पे। अभी तक हमने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का जो रिलेशन पड़ा है उनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अलग अलग नहीं देखना पड़े। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा एक बार आप रिलेशन को देखो और यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक है, बताओ भी सिंपल क्यूबिक के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, a इक्वल टू 2r d। बीसीसी के लिए बताओ भाई √3a 4r 2d। एफसीसी के लिए 2d। नोट करो भी जल्दी से। लिख लिया यहाँ तक सबने? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देख लो भाई, आपको एक यूनिट सेल दे रखी है और इस यूनिट सेल का नाम है, आइडेंटिफाई कर सकते हो देख के, कौन सी है यूनिट सेल? एफसीसी है। यानी आप यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जो अवयवी जो कण है, कोई भी जो एटम है, हर कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है और इसके अलावा हर फेस के सेंटर पर भी है। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार की यूनिट सेल दे रखी है? एफसीसी यूनिट सेल आपको गिवन है। एग्जाम के अंदर बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता है, ठीक है ना। नहीं बोलेगा तो आपको डायग्राम देगा, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करके आपको यूनिट सेल आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी। कर सकते हो? ठीक है ना। एग्जाम के अंदर एफसीसी लिखा हुआ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ तो पक्का आएगा डायग्राम। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करके आपको यह बताना होगा कि किस प्रकार की यूनिट सेल है। करेक्ट। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ये पुट होता है कि इस जो एटम है, यहाँ ये वाला जो एटम है और ये जो एटम है, इसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ अभी, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 50 पिकोमीटर। कितनी दे रखी है? 50 पिकोमीटर दे रखी है। तो इसके लिए आपको ए का मान निकालो, आर का मान, डी का मान, फेस डायगोनल का मान और बॉडी डायगोनल का मान यहां से फाइंड आउट करो। कर सकते हो? देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे क्या गिवन है आपको, यानी कि ये वाला जो कॉर्नर है,
ये वाला जो एटम है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की आपको ये जो डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 50 पिकोमीटर दे रखी है, करेक्ट। ये एज लेंथ होती है क्या, यहां से इस एटम और इस एटम के बीच की अपने ए, ये एज लेंथ होती है क्या, यहां से यहां ये भी एज लेंथ है, और यहां से यहां ये भी क्या है, एज लेंथ है। मतलब आपको यहां पे ए एज लेंथ जो है, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको अपने आर माना था क्या, और यहां पे ये भी क्या है, आर है, ये आर रेडियस है, और यहाँ पे भी ये आर है, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, तो ए जो है वो आपको क्या क्या दे रखी है, एज लेंथ में क्या क्या है आपके पास में, आर प्लस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है आपको, 50 पिकोमीटर, और प्लस में क्या है, आर। अरे यही तो है इस एज लेंथ के अंदर, ये तो डाटा है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2r प्लस में क्या लिख सकते हैं, यहां तक समझ में आया सबको, करेक्ट। किस प्रकार की यूनिट सेल है ये, FCC यूनिट सेल है, फॉर FCC यूनिट सेल। बताओ भी, FCC जो यूनिट सेल होती है उसका रिलेशन क्या हमने पढ़ा है, FCC के लिए क्या रिलेशन पढ़ा है हमने, √2a इक्वल टू 4r इक्वल टू क्या होता है, 2d होता है, करेक्ट। अपने को यहां से अगर 2r का मान मिल जाए तो अपने a निकाल सकते हैं क्या, a निकाल सकते हैं। तो बताओ यहां पे √2a इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है। तो यहां से √2a इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √2r मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे लिखा जा सकता है क्या, करेक्ट। √2 से √2 यहां से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अपने को 2r का मान चाहिए था क्या, तो यहां से 2r इक्वल टू a अपॉन में √2 आ जाएगा क्या, समझ में आया क्या। √2 a इक्वल टू क्या होता है, 4r होता है, करेक्ट। 4r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2r मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई में √2, अरे √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2 होता है। अब समझ में आ गया। यहाँ पे अपने को यहां से 2r का मान चाहिए, तो 2r का मान निकालने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से 4r को लिख सकते हैं, √2 से √2 यहां से कैंसल आउट हो गया, तो a अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो 2r का मान हमारे पास में क्या है, a अपॉन में √2। अभी समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसको तो मानो a, इस समीकरण को 2 नंबर समीकरण, ठीक है। अब तो कर सकते हो, पुट इक्वेशन 1 और 2। तो a इक्वल टू 2r का मान हमारे पास में कितना, a/√2 प्लस में 50। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो a माइनस में a√2, सेम जो डाटा है उसको मैंने एक तरफ ले लिया, ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ पे a को यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है क्या, नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, √2, तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस में a इक्वल टू, करेक्ट। यहां से a को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आएगा, √2 माइनस में 1। बताओ यहां तक कोई किसी को डाउट, 50, ठीक है ना। √2 का मान कितना होता है, 1.41। यहां पे मैं लिख देता हूं, √2 का मान कितना होता है, ये होता है 1.414, करेक्ट। तो a इक्वल टू 1.414 माइनस में 1, √2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 50। तो a मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 0.414 डिवाइड √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
50 लिख सकते हैं। करेक्ट। अपने को यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं क्या? किस प्रकार से? √2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 0.414 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से ए का मान निकल जाएगा क्या? और जो भी ए का मान निकलेगा यहाँ से अपने आर का मान भी निकाल सकते हैं क्या? फेस डायगोनल का मान निकाल सकते हैं, बॉडी डायगोनल का मान भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से यहाँ पे, अब तो कैलकुलेशन है, ठीक है। पिकोमीटर, रिलेशन अपने को पता है, एफसीसी में रिलेशन पता है। ए का मान हमारे पास में आ चुका है, तो ए इस फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ से आर का मान भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। ए यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, आर हो गया, डी हो गया। फेस डायगोनल जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे, √2a, और बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a आता है। करेक्ट। फेस डायगोनल √2a और बॉडी डायगोनल √3a, ये वाली फेस इसका मान होता है √2a और ये होती है बॉडी डायगोनल। ए का मान अपने पास में है। सिंपल है भाई ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे डाटा गिवन होगा, किसके बीच में कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से ए फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ से ए के थ्रू आप कुछ भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। करेक्ट। आपके लिए होमवर्क में यही है कि आप यहाँ से आर का मान, डी का मान, एफ डी और बी डी का मान फाइंड आउट करके कल लेके आओगे। करेक्ट। ए का मान यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है ना। और फेस डायगोनल क्या होता है, एफसीसी के अंदर फेस डायगोनल होता है √2a, हमने निकाल के देखा है भाई, सबके अंदर सेम आएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर हमने निकाल के देखा, फेस डायगोनल √2a आता है और बॉडी डायगोनल कितना आता था, √3a आता था, सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। ये जितना भी आपसे पूछा है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बस इसको निकाल के देख लेना भाई। बताओ अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। एक लास्ट टाइप की यहाँ पे यूनिट सेल बच गई है, ECC, इसको कर लेते हैं। लिख लिया सबने, समझ में तो आ गया अभी सबको। चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो ECC, मतलब कि एंड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं तो एंड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। समझो भाई इसको सबसे पहले तो देखो भी सिंपल है। देखो भाई
एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की यूनिट सेल के अंदर जो भी अवयवी जो कण होते हैं या कोई भी जैसे परमाणु होता है वह एक क्यूब के अंदर हर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा किसी भी दो फेस के सेंटर के अंदर भी क्या होंगे, कण प्रेजेंट होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो अवयवी कण है, कोई भी जो पार्टिकल्स है इस क्यूब के हर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके अलावा किसी भी दो फेस के सेंटर पर भी क्या होंगे, कण प्रेजेंट होते हैं। कोई भी दो फेस का मतलब होता है अगर ये वाली फेस ले रहे हो तो इसकी फेस ये वाली, ठीक है ना, हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। इस फेस के सेंटर और इस फेस का सेंटर ये आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में मिलती हुई होनी चाहिए। करेक्ट। देखो यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे अवयवी कण है वह हर कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके अलावा किसी भी दो फेस के सेंटर, हमने एक तो ये ऊपर वाली फेस ले ली है और एक नीचे वाली फेस ले ली है, ठीक है ना, तो इस फेस का सेंटर ये होगा क्या, और इस नीचे वाली फेस का सेंटर ये हो लगा, ठीक है, करेक्ट। इसी को अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, देखो भी सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिख लो। इन सच टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इस प्रकार की इकाई कोशिका में, इन सच टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लेटेस्ट पॉइंट lies at each corner as well as center of alternate phase, as well as center of alternate phase, ब्रैकेट में लिख दो अपोजिट साइड, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, बना लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो भाई, देखो बच्चों, एक क्यूब जो होता है उसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉर्नर्स होते हैं क्या, एक क्यूब के अंदर क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा एज होती है, फेस होता है, और फेस डायगोनल भी होता है क्या, बॉडी डायगोनल भी होता है, और एक क्या होता है, बॉडी सेंटर होता है, करेक्ट। ओके, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक क्यूब के अंदर कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं, एज की संख्या कितनी होती है, फेस की संख्या कितनी होती है, फेस डायगोनल की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक फेस के ऊपर, केवल एक फेस पर कितनी होती है, यहाँ पे 2 होती है, तो यहाँ पे मैं एक फेस की बात कर रहा हूँ भी, फेस डायगोनल, ठीक है, ओनली 1 एक फेस के ऊपर।
अच्छा, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? एक क्यूब में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बॉडी सेंटर कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर? 1 होते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो आगे मैंने क्या लिखा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल्स। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसका कितना योगदान होता है या कितने भाग में वो बटा हुआ होता है। ठीक है, एक बात बताओ, ये मैंने एक बॉल ली है, एक गेंद ली है, करेक्ट? इसके मैंने कितने टुकड़े किए हैं? 4 टुकड़े किए हैं, करेक्ट? अगर मैं आपसे ये पूछूं ये एक जो टुकड़ा है वो कितने भाग में बटा हुआ है या इसका कितना योगदान है, कितना बताओगे? 1/4। अब मैं अगर इसकी बात करूं, मतलब कि इतने पार्ट की, कितना बोलोगे? 2/4 बोल सकता हूं यहां पे, ठीक है? अब मैं यहां पे इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, कितना? अब मैं पूरे बॉल की यहां पे बात कर रहा हूं। 4/4 ऐसे बोल सकते हैं क्या? समझ में आ गया? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये जो एक कॉर्नर है वो कितने भाग में बटा हुआ है? कितने भाग में? 1/8। ऐसा कोई जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो? कितना होता है? 1/8 पार्ट में ये क्या होता है? इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब समझो भी इसको 3D के अंदर समझो, ध्यान से समझते जाना। एक क्यूब सबको नजर आ रहा है क्या? 1/8 का मतलब ये होता है कि इसके पास में कितने क्यूब हैं? 8 क्यूब हैं, यानी कि 8 क्यूब मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, यानी कि इस एक एटम के पास में 8 क्यूब जुड़े हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं 8 के 8 क्यूब। सबको ये कॉर्नर दिख रहा है? इस कॉर्नर के पास में अभी एक क्यूब है, ये इस एक क्यूब के पास में भी एक क्यूब हो सकता है क्या? इमेजिनेशन करो भाई, कितने क्यूब हो गए? 2 क्यूब हो गए, यानी कि ये जो कॉर्नर है अभी 1/2 भाग में बटा हुआ है क्या? अभी समझ में आ गया यहाँ पे? अब जिस प्रकार से ये 2 क्यूब एक साथ चिपके हुए हैं, उसके आगे भी, यानी इस दीवार के आगे भी 2 क्यूब और हैं। टोटल कितने क्यूब हो गए? 4। मतलब कि अब ये एक जो कॉर्नर है कितने भाग में बटा हुआ हो गया? 1/4 के अंदर। ओके, अच्छा, ये जो हमने 4 क्यूब रखे हैं, इसके ऊपर भी 4 क्यूब और हो सकते हैं क्या? यानी कि अब ये जो एक कॉर्नर है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 1/8 भाग में, यानी कि इस एक कॉर्नर के साथ 8 क्यूब जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको दिखाते हैं। मेरे को 4 रजिस्टर दे दीजिए। ये नहीं, वो दूसरे विदाउट स्पाइरल। अभी देखो भाई, ध्यान से देखते जाना। ये क्यूब है, माना एक क्यूब है, ठीक है? इस क्यूब के अंदर ये ऊपर वाला कॉर्नर, ये जस्ट इसके नीचे वाला कॉर्नर, ठीक है? ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कॉर्नर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो कितने भाग में बटा हुआ है? ठीक है ना? आप ध्यान से देखते जाना। एक क्यूब है क्या? अभी एक भाग में बटा हुआ है, ठीक है? इसके साथ में अब एक क्यूब और मिला रहा हूँ। अब ये वाला जो क्यूब है वो कितने भाग में बटा हुआ है? ये वाला जो कॉर्नर है इसके पास में एक क्यूब और आ गया है, तो अब ये एक भाग में नहीं, अभी हो गया 1/2 भाग में बटा हुआ। समझ में आ गया सबको? अभी इसी प्रकार से क्या है, 2 क्यूब आगे और आ सकते हैं क्या? ठीक है, तो 1/, ये वाला जो एक क्यूब है, सॉरी ये वाला एक जो कॉर्नर है वो 1/4 भाग में बटा हुआ हो गया क्या? ठीक है, एक कैंडिडेट आ जाओ, अभी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। 2 रजिस्टर उठा लो ऊपर से। लगाओ, इसके साथ लगाओ। देखो अभी सबको नज़र आ रहा है क्या? थोड़ा नीचे कर लो। सबको नज़र आ रहा है क्या? अब ये जो एक कॉर्नर है
ये जो एक कॉर्नर है वो 1/4 भाग में बटा हुआ है क्या? अच्छा, अब इस कॉर्नर के ऊपर 4 क्यूब ऐसे ही और आ सकते हैं क्या? तो टोटल कितना हो गया? 8 भाग में, मतलब 1/8 भाग में ये डिवाइड होता है एक कॉर्नर। समझ में आ गया? मतलब कि एक जो कॉर्नर होता है उसके साथ में 8 क्यूब और जुड़ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये होता है कंट्रीब्यूशन, या कितना भाग बटा हुआ होता है। सबको समझ में आ गया? यहाँ पे लो भाई, कॉपी लो जल्दी से। ये किसके? अब देखो, इसी प्रकार से मैं बात करता हूं एज की। एक क्यूब के अंदर टोटल एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो एक एज जो होती है वो कितने भाग में बटी हुई होती है? कितने में? 1/। अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आया? अब 1/4 का मतलब ये हो गया क्या कि इस एक एज के पास में कितने क्यूब जुड़ सकते हैं? 4। देखो किस प्रकार से, ये एक क्यूब है, इस क्यूब की ये वाली एज ले रहा हूं मैं, इस एज के पास में एक और क्यूब है, ठीक है? तो टोटल ये 1/2 में डिवाइड हो गई क्या? करेक्ट। उसी प्रकार से 2 इसके ऊपर, ठीक है, इस एज के 2 जस्ट ऊपर क्यूब जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? यानी कि ये जो एक एज है, लंबाई है, वो टोटल 4 क्यूब के साथ में जुड़ सकती है, या 4 क्यूब के साथ में इसका बंटवारा है। समझ में आ गया? सबको समझ में आया क्या यहाँ पे? ठीक है। ये जो ऊपर वाली जो एज है, इसके पास में हमने एक और क्यूब रखा, तो ये जो एक एज लेंथ है, इस एक क्यूब के साथ में एक और इसके क्यूब के साथ में टोटल 1/2 भाग में बटी हुई हो गई क्या? उसी प्रकार से इस एज के ऊपर 2 क्यूब और रखे जा सकते हैं, तो टोटल हमारे पास में 4 क्यूब हो गए भी इस एक एज के ऊपर। तो टोटल 1/4 भाग में डिवाइड हो सकता है ये। क्या और भी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी अगर आगे जोड़ेंगे तो वो फिर आगे दूसरी एज लेंथ के आगे जुड़ेगा, लेकिन इस एज के साथ में तो टोटल 4 क्यूब ही जुड़ सकते हैं। तो अपने बोल सकते हैं यहाँ पे 1/4 भाग क्या होता है? इसका कंट्रीब्यूशन होता है। किसके लिए? एज के लिए। समझ में आ गया? अब बताओ भी फेस के अंदर, अब जो ये एक फेस है, दीवार है, वो कितने भाग में यहाँ पे बटी हुई है? 1/2 भाग में। ठीक है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब इसके जस्ट पास में है। ठीक है, 2 ही क्यूब है। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? और कोई ऐसी संभावना बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। मतलब कि ये जो एक दीवार है वो पास वाले एक क्यूब के साथ ही जुड़ सकती है, यानी कि एक दीवार 1/2 भाग क्या होता है? इसका विभाजित होता है। समझ में आ गया भी? फेस डायगोनल बताओ भाई। फेस डायगोनल, एक फेस पर 2 फेस डायगोनल होते हैं। फेस डायगोनल कौन से होते हैं? इस कॉर्नर से नीचे वाला फेस ले रहा हूं, इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर से लेके उस लास्ट कॉर्नर के नीचे वाले से मिलाओ इनको, ये क्या बन जाएगा? फेस डायगोनल बन जाएगा। करेक्ट। अब ये जो फेस डायगोनल है, एक जो एज है वो कितने भाग में बटी हुई होती है? 1/2 के अंदर। यानी कि इस एज के नीचे एक क्यूब रखा जा सकता है क्या? ठीक है, नीचे रखा जा सकता है भी। अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसके ऊपर एक और रख दें, इसके ऊपर रख देंगे तो ये दीवार होगी ना, इसके ऊपर आएगा क्यूब, ना कि इस एज के ऊपर आएगा। इस एज के पास में तो नीचे वाला ही क्यूब आ सकता है। तो 1/2 भाग में ये फेस डायगोनल क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूट कर सकता है, विभाजित हो सकता है। तो टोटल 1/2 पार्ट में 1/2 पार्ट। अच्छा, बॉडी डायगोनल बताओ भाई। बॉडी डायगोनल जो है वो कितने भाग में यहाँ पे बटा हुआ होता है? एक क्यूब के अंदर जो बॉडी डायगोनल है, इस कॉर्नर से लेके और इस नीचे वाले कॉर्नर तक मिलाने वाली जो ये विकिरण होती है, रेखा होती है, इसी को ही बोला जाता है क्या? तो एक क्यूब में कितना होगा? एक ही होगा। चाहे इसके आसपास कितने भी क्यूब लगा दो, क्या इसके साथ में टच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यानी कि इस एक क्यूब में कितने होंगे?
एक ही होगा, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे बॉडी डायगोनल का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट बताओ भाई, बॉडी सेंटर, एक क्यूब में बॉडी सेंटर कितने होते हैं, एक ही होता है। कितने होते हैं, ये लिख लो भी फटाफट।